हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वीएसआई स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। और इस सीरीज में हम जो एमसीक्यू बुकलेट है ये इंटर और फाइनल की, साथ में जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, चाहे आईएसए के मॉक टेस्ट पेपर हों चाहे वीएसआई के मॉक टेस्ट पेपर हों, इसके अलावा आरटीपी और जो सही वगैरह है, इनके प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और इसी सीरीज में हम आज आपको वीडियो दिखाने वाले हैं या सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसमें है पेपर नंबर 7 सी इंटरमीडिएट EIS एंड SM, और ये बाकी और पेपर्स का भी आपको मिलता रहेगा। और ये इसका जो वीडियो सॉल्यूशन आपको VSI के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके और उसका बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसका जो PDF सॉल्यूशन है ये VSI के टेलीग्राम चैनल t.me/VSI जयपुर में मिलेगा, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। और इन दोनों की नोटिफिकेशन VSI का जो इंस्टाग्राम चैनल है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो उस पर अवेलेबल होगा। तो आप तीनों को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि कोई भी आपको मिसिंग नहीं रहे और हर तरीके की जो सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस है, ये आपको मिलते रहिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट किया था EIS और SM के सिनेरियो बेस MCQs का, जिसमें मैंने स्टार्टिंग के 2 जो MCQs हैं वो मैंने आपको सोल्व कराए थे। कैसे सोल्व करना है वो पूरा डीपली मैंने आपको समझाया था। अब अपन जो नेक्स्ट अपना जो आज का वीडियो है, इस नेक्स्ट वीडियो में अपन रिमेनिंग जो MCQs हैं वो अपन सोल्व करते हैं EIS के। तो जो मैंने बेसिक आपको बताया है फर्स्ट और सेकंड के सिनेरियो में, जिसमें आपको मैंने वो डीपली समझाया है कि कैसे आपको सोल्व करना है, किस पैटर्न पे आपको सोल्व करना है। अब उसी सीरीज़ में अपन आगे बढ़ते हैं और जो रिमेनिंग MCQs हैं वो रिमेनिंग MCQ जो सिनेरियो बेस हैं, केस स्टडी बेस हैं, उन्हें अपन सोल्व करते हैं जिससे कि आप इजीली एग्जाम में उन्हें सोल्व कर सकें। तो अपन नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं और 3rd नंबर केस स्टडी से आगे बढ़ते हैं अपन इसके अंदर। और अब अपन थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट और सेकेंड में आपको बहुत डीपली समझा दिया है, इसके अंदर बहुत डिटेल में आपको बताया है मैंने। अब अपन उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं जिससे कि थोड़ा और फास्ट अपन कर पाएँ इसमें। तो अपन इसके 3rd नंबर जो केस स्टडी है उस 3rd नंबर केस स्टडी पे आते हैं स्टूडेंट अपन, और 3rd नंबर केस स्टडी से कंटिन्यू करते हैं अपन इसे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था स्टूडेंट कि आप लोग भी एक बार जो मैंने पैटर्न आपको समझाया है उस पैटर्न पे एक बार आप खुद भी सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आपको भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बट ये है कि उसके लिए टॉपिक आपके पहले क्लियर होने चाहिए। तो अपन नेक्स्ट केस स्टडी पे आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में 3rd नंबर जो केस स्टडी है उसमें ये आपको पहले तो केस स्टडी दी गई है, इसको अपन बाद में जब रिक्वायरमेंट होगी तब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे अपन इसकी। तो पहले अपन डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके, क्योंकि कुछ काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, आपको केस स्टडी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब अपना आगे आता है इसमें, और वो जो आपका 3rd केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया गया है कि जो अबव केस सिनेरियोज दिया गया है उसके बेसिस पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस कंपनी ने KKLP स्टूडेंट एक ये कंपनी है जिस कंपनी का ये फाइंड आउट करना है कि इस कंपनी ने जो ई बिजनेस कर रखा है, मार्केट बिजनेस मॉडल यूज़ कर रखा है, तो इसने कौन से मार्केट मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रखा है इसके अंदर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ई मार्केट बिजनेस मॉडल इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ KKLP। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये 4 मॉडल्स हैं। चैप्टर 4 का कंसेप्ट है ये, और चैप्टर 4 में आपको एक टेबल बना के दिया गया है। उस टेबल में आपको बताया गया है कि आपके ई बिजनेस करते हैं तो ई बिजनेस में कौन कौन से मॉडल्स अपन बना सकते हैं। तो उसमें मॉडल्स की लिस्ट आपके पास गिवन है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि KKLP कंपनी ने इनमें से कौन से मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो इस मॉडल के लिए अपन इसकी केस स्टडी को देखते हैं कि इसने क्या बिजनेस कंसेप्ट यूज़ कर रखा है। तो स्टूडेंट अपन केस स्टडी को एक बार देखते हैं, और पूरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो उससे मालूम पड़ जाएगा आपको। देखिए बेसिक इसका, तो देखिए फर्स्ट नंबर है जो KKLP है, इसने एक ऑनलाइन स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्ट किया है 2018 में। मतलब ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है अपना, और इस ऑनलाइन बिजनेस के लिए अपने एक वेबसाइट बना रखी है उसने, और वो है onlinescrap.com। अब ये क्या कर रहा है, देखिए मेनली इस वेबसाइट को बनाने का पीछे जो इसका इंटेंशन है वो इंटेंशन है ब्रिंग टुगेदर
स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंगेज्ड इन स्क्रैप सेल्स। तो इसका मेन इंटेंशन क्या है कि एक अपन ऐसा यूआरएल प्रोवाइड कराएं कि ऐसे कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं, स्मॉल बायर्स और सेलर्स होते हैं जो कि अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या किया इन्होंने, एक अपना यूआरएल बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई। अब उस वेबसाइट पे क्या करेगा, ये सबको इंटीग्रेट कर देगा एक जगह। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन आज देखते हैं जोमेटो है, स्विगी है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक बहुत बड़ा सिस्टम बना रखा है। और जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं जो अपना इंडिविजुअल ऑनलाइन बिजनेस मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या कर रखा है उन्होंने एक जगह पे कनेक्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी कस्टमर को किसी भी रेस्टोरेंट से कोई फूड परचेज करना है, कोई स्वीट या ऑर्डर देना है कोई भी, तो आपको उसके लिए उस रेस्टोरेंट तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। आप जोमेटो के थ्रू, आप स्विगी के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर ही दे सकते हैं। सेम वैसा ही कंसेप्ट इन्होंने यूज़ किया है इसके अंदर कि इन्होंने एक सेटअप बनाया ऑनलाइन और उसका ये वेबसाइट एड्रेस बनाया गया और उस एड्रेस को बनाने के बाद एक सेटअप बन गया इनका। अब क्या कर रहा है ये, जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो स्मॉल आपके वेंडर्स हैं, और स्मॉल वेंडर्स को एक साथ वो क्या कर रहा है, एक जगह लेकर आ रहा है। ब्रिंग टुगेदर, ये ध्यान रखिएगा, ब्रिंग टुगेदर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उनको सबको एक साथ लेकर आएगा ये। और इसने क्या किया, ऑलमोस्ट 5000 स्मॉल वेंडर्स को इन्होंने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट पे रजिस्टर कर लिया। तो सारे वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे क्या हो गए, सारे स्मॉल वेंडर्स एक साथ क्या हो गए, इंटीग्रेट होकर आ गए, एक साथ एग्रीगेट कर दिया उसने। और सबको एक साथ एग्रीगेट करने के बाद उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उस प्लेटफॉर्म पे वो अपने स्क्रैप इजीली सेल और परचेज कर सकते हैं। तो जो कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिल गया कि सारे जो भी कस्टमर्स हैं वो भी एक साथ आ गए इस प्लेटफॉर्म पे, और वो अब उनको जो भी स्क्रैप चाहिए वहाँ से परचेज कर सकते हैं, और जिन्हें सेल करना है वो अपने स्टॉक इजीली वहाँ सेल कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकता है, जितने भी वेंडर्स हैं उन सभी वेंडर्स को, उन सभी बायर्स और सेलर्स को क्या कर रहा है, एक जगह इंटीग्रेट कर रहा है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रहा है। उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सारे अपने स्टॉक सेल और परचेज कर सकते हैं। जिसका बेस्ट एग्जांपल अपन देखते हैं, स्विगी जोमेटो है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स की कंपनीज को भी, सभी रेस्टोरेंट्स को भी, और जो कस्टमर्स हैं उन सबको एक साथ इंटीग्रेट एग्रीगेट कर दिया गया है, ताकि आपको कोई भी फूड ऑर्डर करना है तो हमारे यूआरएल के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो, रेस्टोरेंट से कॉन्टैक्ट होगा और आपके पास स्टॉक आ जाएगा। तो यही सेम कंसेप्ट इन्होंने यूज कर रखा है। तो अब आपको ये बताना है कि इसके लिए मॉडल कौन सा यूज हो रहा है। तो देखिए याद रखिएगा, ब्रिंग टुगेदर, सबको एक साथ लेकर आ रहा है, जितने भी स्मॉल वेंडर्स हैं, स्मॉल बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उन सबको वो एक जगह एक साथ लेकर आ रहा है। तो उसको नेम दिया जाता है एग्रीगेट करना। एग्रीगेटर कर दिया, सारे बायर्स को एग्रीगेट कर दिया उसने, सभी बायर्स को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो उस पर्पस के लिए ये जो मॉडल यूज कर रहा है, उस मॉडल का नेम आपके पास आ गया, और वो आ गया इसका बायर एग्रीगेटर। तो सभी बायर्स को क्या कर दिया उसने, एग्रीगेट करके एक जगह लेकर आ गए। तो सारे बायर्स एक जगह मिल गए, अब सारे बायर्स और वेंडर्स एक जगह अवेलेबल होंगे, तो वहीं से स्टॉक सेल और परचेज का काम हो सकता है। अब आपको अलग अलग रेस्टोरेंट पे जाके कांटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सारे रेस्टोरेंट्स की लिस्ट एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मॉडल जो यूज किया गया है, उस मॉडल का नेम हो गया बायर एग्रीगेटर। चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, तो बायर एग्रीगेटर का पैराग्राफ पढ़ेंगे आप, तो उसमें कंसेप्ट आपको गिवन होगा। तो ये था आपका आंसर इसका। फिर नेक्स्ट, ये सिंपल टॉपिक है, इसमें केस स्टडी का रोल ही नहीं है, और इसमें आपको बताना है कि ऑर्डर टू कैश अपन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ये आपको चैप्टर 1 में भी गिवन है और चैप्टर 2 में भी गिवन है कि ऑर्डर टू कैश आपका जो साइकिल है, उसकी जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट सिक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो ऑर्डर टू कैश का जो प्रोसेस है, उसका जो सब प्रोसेस है, उनकी जो ये स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सिंपल सा मतलब है कि यदि आपको कोई भी स्टॉक सेल करना है, तो स्टॉक सेल करने से पहले क्या करोगे, आप कस्टमर से ऑर्डर लोगे, और ऑर्डर लेने से पहले कस्टमर आपसे इंक्वायरी करेगा कि आपके पास कौन सा स्टॉक अवेलेबल है, किस प्राइस में अवेलेबल है, क्वालिटी क्या है, वो सब आपसे इंक्वायरी करता है। तो फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, वो आपसे ऑर्डर की इंक्वायरी कर रहा है। फिर सेकेंड नंबर में आप उससे ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर बुकिंग होगी। ऑर्डर बुकिंग होने के बाद आप उसका ऑर्डर फुलफिल करेंगे। ऑर्डर फुलफिल करने का मतलब होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चेक करना कि आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, जितना ऑर्डर कस्टमर से मिला है। यदि अवेलेबल है तो अपन क्या करेंगे, उसको डिलीवर कर देंगे। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट करेंगे। फुलफिलमेंट करने के बाद ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा। डिलीवर करने के लिए गुड्स रिसीव नोट बनेगा, जिसके अंदर आप स्टॉक डिलीवर कर देंगे। उसके बाद जब स्टॉक डिलीवर हो जाएगा, स्टॉक डिलीवर करने के बाद फिर आप उसका इनवॉइस बनाएंगे, क्योंकि आपको पेमेंट भी तो लेना है भी। तो आपने ऑर्डर डिलीवर कर दिया है। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद 5th नंबर में आप उससे इनवॉइस बना के बिल का पेमेंट लेंगे, तो इनवॉइस जनरेट करेंगे। और इनवॉइस जब आपकी बन जाएगी, कस्टमर के पास इनवॉइस चली जाएगी, उसके बाद उसी इनवॉइस के अगेंस्ट में आप उससे पेमेंट
कलेक्ट करेंगे और पेमेंट कलेक्ट करने के बाद जो पेमेंट आया है उसकी अपनी जनरल लेजर अकाउंटिंग में एंट्री पास कर देंगे। तो ये स्टेप का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है, उसी सीक्वेंस के अंदर आपको स्टेप्स बतानी है। तो ये ऑर्डर आपके पास आ गया कि पहले कस्टमर से ऑर्डर की इंक्वायरी होगी, फिर ऑर्डर बुक होगा, उसके बाद ऑर्डर फुलफिल करेंगे, ऑर्डर फुलफिल करने के बाद स्टॉक डिलीवर करेंगे। ये चैप्टर 1 में भी है और चैप्टर 2 में भी इसके स्टेप्स हैं। स्टॉक डिलीवर किया जाएगा, स्टॉक डिलीवर होने के बाद इनवॉइस बनेगी, उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट आएगा, उस पेमेंट की अपने अकाउंट्स में एंट्री कर देंगे। तो ये आपके स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। तो ये स्टेप्स का जो नंबरिंग है इसमें सी आंसर होगा, एक मिसप्रिंट है इसके अंदर, तो इसमें स्टार्टिंग में 1 भी आपको लिखना है, वो 1 आपका मिसप्रिंट है, वो 1 आप इसमें लिख के और ये आंसर बन जाएगा इसका आपके पास। तो इसमें फर्स्ट नंबर ये देखिए इसका सीक्वेंस आपके पास आ गया है 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 4 उसके बाद 5 के बाद फिर 4 के बाद 7 और 7 के बाद 6। तो ये सीक्वेंस मैंने बता दिया है, इस सीक्वेंस में आप उसे सोल्व कर देंगे इसके अंदर। ये ऑलरेडी आपके पास चैप्टर 1 और 2 में गिवन है, तो उनके बेस पे आप इनको सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपके पास है उसमें आपको ये बताया गया कि यदि ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जब ये किसी के साथ भी एग्रीमेंट करता है, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ जब ये एग्रीमेंट करता है तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉज आने चाहिए और क्या क्लॉज नहीं आने चाहिए। क्लॉज विल नॉट बी पार्ट ऑफ द KKLP's सर्विस लेवल एग्रीमेंट। वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ में। अब ये एग्रीमेंट जब कर रहा था पूछा गया है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो मॉडल है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये चैप्टर 4 में आपके पास गिवन है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो आप पढ़ेंगे उस क्लाउड कंप्यूटिंग में चैप्टर 4 में आपके पास एक गिवन है, जिसमें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यदि जो प्रोवाइडर्स हैं वो प्रोवाइडर यदि आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उस केस में जब सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनेगा, उस KKLP और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एग्रीमेंट बनता है, तो उस एग्रीमेंट में कौन सा क्लोज आएगा और कौन सा क्लोज नहीं आएगा। तो आपको क्या बताना है? क्लोज विल नॉट बी पार्ट ऑफ द KKLPs। तो उसके एग्रीमेंट में कौन सा क्लोज नहीं आएगा। तो अब देखिए इसकी क्लोज के पॉइंट्स में, तो इसकी क्लोज के अंदर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया गया है इसके अंदर, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर टू मेंटेन डेटा कनेक्टिविटी। तो देखिए ये क्लोज उसका पार्ट नहीं होगा एग्रीमेंट का। क्यों नहीं होगा स्टूडेंट? क्योंकि जो यहाँ पे कनेक्टिविटी का जो पार्ट होता है वो ISP कंपनी का होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर का नहीं होता है। यदि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में नेट कनेक्शन नहीं चल रहा है, तो नेट कनेक्शन यदि नहीं चल रहा है तो क्लाउड प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए जो ISP कंपनी है जिसका आपने कनेक्शन ले रखा है, चाहे वो जियो का कनेक्शन है, चाहे वो एयरटेल का कनेक्शन है, वोडाफोन का किसी का भी कनेक्शन है, वो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें प्रोवाइडर या वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, तो ये क्लोज उसके पार्ट में नहीं आएगा। रिमेनिंग सारे आपके पार्ट में आते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो कनेक्टिविटी होती है ये कनेक्टिविटी ISP कंपनी की तरफ से मेंशन होती है। जो इसमें कनेक्टिविटी स्टूडेंट मेनली जो ये कनेक्टिविटी आता है, ये कनेक्टिविटी जो है ये सर्विस प्रोवाइडर के पार्ट में नहीं आती है, ये ISP कंपनी जो है उस ISP कंपनी के पार्ट में आती है इसके अंदर। जबकि रिमेनिंग सभी चीज़ें हैं, डेटा रिकवरी होगी वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी, क्योंकि सर्वर पे डेटा स्टोर है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है तो कंपनी रिकवर करती है उसके लिए। रिमेनिंग यहाँ पे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की किसको क्या राइट देना है, ये उसके एग्रीमेंट में आएगा। कौन पर्सन यूज़ कर सकता है सर्विस, कौन पर्सन यूज़ नहीं कर सकता है, डेटा की सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराएंगे, डेटा स्टोरेज कहाँ पे होगा, कितना स्टोरेज होगा, डेटा की सिक्योरिटी कैसे होगी, उन सब के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, वो इनके एग्रीमेंट में आएगा। लेकिन कनेक्टिविटी का जो पॉइंट है वो ISP कंपनी के पार्ट में आता है, वो इन दोनों के एग्रीमेंट के लिए एक पार्ट में नहीं आता है इसके अंदर। तो ये कनेक्टिविटी का पार्ट इनका नहीं होता है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पुटअप किया गया है कि जो इस कंपनी का मैनेजर है, KKLP IT मैनेजर जो है, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट कर रहा है डेली बेसिस पे, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है
जो इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया है वो उसकी परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। तो अब आपको इसमें कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा कंट्रोल यूज़ करें, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करें जिसकी बेसिस पे कि जितना उसकी लिमिट है उसी लिमिट में ऑर्डर प्लेस करें। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो एटीएम से जब पैसे निकालते हैं स्टूडेंट, तो उसके अंदर आपको लिमिट होता है कि पर डे आप 24 आवर्स में ओनली 40,000 पर डे आप निकाल सकते हो। अब ये आपकी लिमिट हो गई है। अब उस लिमिट में सपोज आपने 10,000 मॉर्निंग में निकाल लिए, तो लिमिट कितनी रह गई अब आपकी, रिमेनिंग बैलेंस रह गया आपका, और वो रिमेनिंग बैलेंस आपका रह गया है 30,000। अब 30,000 रिमेनिंग आज की डेट में पैसे निकाल सकते हो आप। अब यहाँ पे मुझे ये चेक करना है कि जब वो सेकंड टाइम पे पैसे निकालने आ रहा है तो वो टोटल जो है वो 30,000 तक निकाल सकता है, उससे ज़्यादा निकालता है तो मुझे उससे एरर शो करना है कि आपने जो लिमिट है उससे एक्सीड कर दिया है। तो उसके लिए कौन सा कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें स्टूडेंट कंट्रोल्स के लिए मेन 2 कंट्रोल्स हैं, चैप्टर 3 में स्टार्टिंग में कंट्रोल्स में आपको दिया गया है, और वो कंट्रोल आपको दिया गया है, एक तो डिटेक्टिव कंट्रोल है और एक करेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल है। उसमें 2 कंट्रोल आपको दिए गए हैं, एक तो डिटेक्टिव कंट्रोल है और एक प्रिवेंटिव कंट्रोल है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब होता है कि पहले से अपन कंट्रोल कर पाएं, और डिटेक्टिव कंट्रोल का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन होने के बाद कंट्रोल करें। तो अब इसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक वो अपना अमाउंट एंटर नहीं करेगा, तब तक अपन उसकी लिमिट चेक नहीं कर सकते हैं कि उसने 30,000 टी अमाउंट डाला है या उससे कम या उससे ज़्यादा। तो ये तो एंटर करने के बाद ही अपन कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो जब वो अमाउंट एंटर करेगा तब अपन ये डिटेक्ट करेंगे, जब वो अमाउंट एंटर करेगा तब अपन डिटेक्ट करेंगे कि जो उसका अमाउंट है वो लिमिट से कम है या लिमिट से ज़्यादा है, और लिमिट से ज़्यादा है तो अपन उसको एरर शो कर दे। ये पहले से प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये जब वो अपना इंफॉर्मेशन एंटर करेगा, तो इंफॉर्मेशन एंटर करेगा तब उसके बाद ही अपन चेक कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेन कि प्रिवेंटिव कंट्रोल तो नहीं आ सकता है। प्रिवेंटिव कंट्रोल उस केस में होता है जब कोई एक्सपेक्टेड है तो उसके लिए पहले से रोक दो। जैसे अपन कंप्यूटर में एंटीवायरस लगा देते हैं, तो कंप्यूटर में अपन जो एंटीवायरस लगा देते हैं वो एक आपका प्रिवेंटिव कंट्रोल होता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कंप्यूटर में वायरस आएगा तो मैंने एंटीवायरस पहले से लगा दिया। लेकिन कंप्यूटर में क्या खराबी होगी ये मुझे पहले से नहीं मालूम। ये तो मैं जब प्रॉब्लम आएगा, कुछ एरर आएगा, तब उसके बेस पे मैं डिटेक्ट करूंगा कि ये एरर क्यों आया है, ये हार्ड डिस्क की वजह से आया है, ये सॉफ्टवेयर की वजह से आया, डिटेक्ट करके कंट्रोल करूंगा। तो इसी वही चीज़ यहाँ पे है कि जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा तब तक मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि उसकी ऑर्डर की लिमिट उस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद ही मैं डिटेक्ट करूंगा कि उसने कितना ऑर्डर प्लेस किया है, वो सही लिमिट में है या नहीं है। तो उसके लिए एक चीज़ तो खत्म हो गई कि प्रिवेंटिव कंट्रोल तो नहीं आएगा इसके अंदर। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल का ऑप्शन है वो तो हटा दो। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल में एक तो ये ऑप्शन हट गया आपका, और प्रिवेंटिव कंट्रोल में ये ऑप्शन हट गया। ये 2 ऑप्शन तो आपके हट गए इसमें से, बी और डी तो हट गया। अब बचा आपका ए और सी। अब ए और सी में से आपको देखना है कि लिमिट वाला पॉइंट किस में आ रहा है। तो लिमिट वाला पॉइंट आपके फर्स्ट में आ रहा है इसके अंदर, और वो आपको दिया गया है कि इसके अंदर आपको जो डिटेक्टिव कंट्रोल है इसमें मॉनिटरिंग करना है लिमिट प्लस ऑर्डर बैलेंस, कि आपका लिमिट क्या है और ऑर्डर बैलेंस कितना बचा है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि टोटल लिमिट आपकी 40,000 की है, 40,000 में से 10,000 आप निकाल चुके हैं पैसे, तो रिमेनिंग 30,000 का बैलेंस बचा है। अब 30,000 तक आप पैसे निकाल सकते हो। तो वो आपको चेक करना है हर वेंडर के लिए। ये चीज़ ऑर्डर के केस में कि आप जैसे कि एक दिन में आप 5,000 यूनिट का ऑर्डर दे सकते हो। 5,000 यूनिट के ऑर्डर के अंदर आपने 2,000 का ऑर्डर दे दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा आपका। टोटल लिमिट आपकी है 5,000, ऑर्डर आपने 2,000 का दे दिया है, तो बैलेंस कितना बचा आपका ऑर्डर का 3,000। अब अपन देखेंगे कि 3,000 का ऑर्डर मुझे मिला है, 3,000 का ऑर्डर यदि मुझे मिला है तब तो वो लिमिट में है, तब मुझे कोई एरर शो नहीं करना है। और यदि जो ऑर्डर है वो 3,000 से ज़्यादा मिलता है तो मुझे एरर शो करना है उसे। तो ये आपका कंट्रोल आ जाता है, डिटेक्टिव कंट्रोल फॉर मॉनिटरिंग लिमिट्स वर्सेस ऑर्डर बैलेंस। तो ये हर वेंडर के लिए चेक होगा इसमें। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है, और नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है IT मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट प्रीमियम रजिस्टर्ड वेंडर डज नॉट, ये ध्यान रखिएगा मेन पॉइंट, डज नॉट डाउनलोड, कॉपी और एक्सट्रैक्ट
एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट्स वेबसाइट। तो रजिस्टर्ड वेंडर है लेकिन वो ऑथोराइज पर्सन के परमिशन के बिना, जो आपका ओनर है या जो आईटी इंचार्ज हैं उसकी परमिशन के बिना कोई भी इंफॉर्मेशन वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यदि वो ऐसा कर लेते हैं, यदि वो बिना परमिशन के, आपके मेंबर तो है वो, लेकिन बिना परमिशन के, बिना ओनर की परमिशन के या बिना आईटी इंचार्ज की परमिशन के यदि वो इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, किसी दूसरे वेंडर की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो किस पेनल्टी के लिए, कितनी पेनल्टी के लिए लायबल होंगे, ये कौन से सेक्शन में आपको मेंशन किया गया है। तो एसआईटी का कौन सा सेक्शन है जो सेक्शन आपको इसमें हेल्प करता है। तो ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। चैप्टर 1 में सेक्शंस आपके पास गिवन है और इन सेक्शंस में आपको बताया गया है इसके अंदर कि कौन से सेक्शन के लिए वो लायबल है या कौन से सेक्शन में डिटेल दी गई है कि कोई भी पर्सन यदि आपके इन्फॉर्मेशंस को बिना परमिशन के डाउनलोड कर लेता है, आपकी वेबसाइट से कॉपी कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है विदाउट परमिशन, तो उस पर क्या पेनल्टी होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा सेक्शन आईटी एक्ट में दिया गया है। तो उसके लिए चैप्टर 1 में आईटी एक्ट में दिया गया है सेक्शन 43 और उस सेक्शन 43 में ये मेंशन किया गया है कि यदि कोई भी पर्सन विदाउट ऑनर परमिशन और विदाउट आईटी इंचार्ज परमिशन कोई भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेता है या उसकी कॉपी कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो पेनल्टीज के लिए लायबल होगा और उसको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ये डिटेल आपको सेक्शन 43 में दिया गया है। चैप्टर 1 में टॉपिक मेंशन है, चैप्टर 1 में आईटी एक्ट का टॉपिक है, उस चैप्टर 1 में आईटी एक्ट के टॉपिक में सेक्शन 43 दिया गया, उसमें प्रोविजन आपको दिए गए हैं कि ये काम यदि बिना परमिशन के कर लेता है तो उसके लिए कंपनसेशन या पेनल्टी उसे देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन 43 आपको इसमें हेल्प करता है। तो चैप्टर 1 में सेक्शन 43 पढ़ेंगे आईटी एक्ट के टॉपिक में, तो ये आपको कंसेप्ट मिलेगा इसके अंदर। तो स्टूडेंट इसमें भी भाई एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट करूंगा कि यदि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैंने इस 3rd नंबर के स्टडी को पढ़ने के लिए, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने ओनली जो 1st नंबर क्वेश्चन था उसको सॉल्व करने के लिए मैंने केस स्टडी का टॉपिक देखा है। रिमेनिंग के लिए आपको कहीं भी केस स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जो क्वेश्चन हो पा रहा है डायरेक्ट वो सॉल्व कर दें, नहीं हो पा रहा उसके लिए केवल केस स्टडी पढ़े, वही टॉपिक पढ़े, पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी इसके अंदर। फिर आता है नेक्स्ट 4th नंबर केस स्टडी। फोर्थ नंबर केस स्टडीज चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग दी गई है आपको। चैप्टर 4 में क्लाउड कंप्यूटिंग का जो टॉपिक है, वर्चुअलाइजेशन है, ग्रिड कंप्यूटिंग है, उन सब के बेसिस पे टॉपिक आपको दिया गया है। तो अब जो 4th नंबर केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि सर्वर से रिलेटेड यदि कोई भी इश्यूज आते हैं, वो क्या क्या, सर्वर की मेंटेनेंस नहीं है या सर्वर फेलियर हो जाता है या स्टोरेज कैपेसिटी कम पड़ जाती है, तो इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सॉल्व करेगा। तो इसके लिए आप जब क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक चैप्टर 1 में पढ़ते हैं, उसमें जब आप स्टार्टिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक मीनिंग दिया है, उस मीनिंग के बाद आपको चैप्टर 4 में क्लाउड कंप्यूटिंग की मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको दिए गए हैं और उसमें रेजिलियंसी पॉइंट आपको दिया गया है। उस रेजिलियंसी में आपको बताया गया है कि यदि आपका सर्वर फेलियर हो जाता है या उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये रेजिलेंसी का फीचर क्या करता है, ये रेजिलेंसी का फीचर आपके स्टोरेज को सर्वर से आइसोलेट कर देता है, जिससे सर्वर फेल होने के बाद भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये इसका ये फीचर जो है रेजिलेंसी, ये फीचर जो है ये बेनिफिट आपको देता है कि यदि क्लाउड कंप्यूटिंग फेल हो जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्वर यदि फेलियर हो जाता है, तो उसकी जो मेमोरी है उस मेमोरी को सर्वर से कंप्लीटली आइसोलेट कर देगा। आइसोलेट करने से क्या होगा कि आपके सर्वर फेल होने के बाद भी आपके डेटा लॉस नहीं होंगे। तो ये वर्ड याद रखिएगा, जब सर्वर से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, सर्वर की मेंटेनेंस नहीं है या सर्वर फेल हो गए हैं या स्टोरेज कैपेसिटी कम पड़ गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से फीचर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए जो फीचर आप यूज़ करेंगे वो फीचर आता है रेजिलियंसी का फीचर। ये आपको चैप्टर 4 में क्लाउड कंप्यूटिंग में मेंशन है आपके पास। ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ आपको गिवन है, रेजिलियंसी का पॉइंट। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है इसके अंदर अबव के
review of above case scenario, identify the kind of cyber attack faced by XYZ लिमिटेड। तो अब आपको इस केस स्टडी में देखना है कि XYZ लिमिटेड पे कोई यदि साइबर अटैक हुआ है तो वो साइबर अटैक कौन सा हुआ है, वो इनमें से कौन सा अटैक माना जाएगा। तो अपन पहले देखते हैं कि साइबर अटैक क्या हुआ है, उसके बेस पे अपन देखेंगे कि इनमें से कौन सा अटैक है वो। और ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर 1 में है आईटी एक्ट के रिलेटेड। तो मैंने कहा था कि केस स्टडी जो बनती है मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके बनाई जाती है इसके अंदर, तो आपको सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके लिए। हाँ स्टूडेंट, तो अब देखिए इसके अंदर कि ये जो आपका केस स्टडी है उस केस स्टडी के अंदर आपको ये मेंशन किया गया है कि जो XYZ लिमिटेड है उस XYZ लिमिटेड के ऊपर क्या अटैक किया गया है। तो इसमें जैसे आपको बताया गया कि जो XYZ लिमिटेड है एज ए स्मॉल बिजनेस ने स्टार्ट किया है, धीरे धीरे बिजनेस को वो ग्रो कर रहा है। वो ऑर्गेनिक शॉप्स है, सीरम है, फेस वॉशेज हैं, ये सब वो सेल करता है इसके अंदर। तो बिज़नेस का बेसिक बनाया गया है। बिज़नेस का बेसिक मीनिंग आपको तो देखना है कि इस बिज़नेस में क्या साइबर क्राइम हुआ है, क्या अटैक हुआ है। तो ये तो बिज़नेस का बेसिक बताया कि क्या बिज़नेस कर रहा है, वो कहाँ सेल कर रहा है, किस लेवल पे सेल कर रहा है। ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है वो, तो ऑनलाइन बिज़नेस ने स्टार्ट किया है इसके अंदर। ऑनलाइन बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद वो क्लाउड सिस्टम पे आ गया है। क्लाउड पे भी डेटा उसने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। 15 GB का फ्री स्पेस मिलता है उनको क्लाउड के ऊपर, और ऑब्वियसली गूगल ड्राइव में यही मिलता है। तो ये बेसिक बिजनेस का इंट्रोडक्शन दिया गया। अब आपको देखना है कि जब आपके ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो उस ऑनलाइन बिजनेस में प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो ये अब उसमें डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन भी दिया है इसने कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कैश आपके पास नहीं है, कैश पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, फैसिलिटी बताई गई है। तो ये सारा बिजनेस का कंसेप्ट आ गया है। अब यहाँ दिया गया कि अब प्रॉब्लम क्या हुआ इसके अंदर। तो अब ये प्रॉब्लम आपको बताया गया कि आईटी मैनेजर है, इस आईटी मैनेजर ने ये ऑब्जर्व किया है कि कंपनी की जो वेबसाइट है उस कंपनी की वेबसाइट के होम पेज को किसी ने एक्सेस कर लिया है। कंपनी की जो वेबसाइट है उस कंपनी की वेबसाइट के जो होम पेज है उस होम पेज को किसी ने एक्सेस कर लिया है, और एक्सेस करने के बाद उसमें कुछ पोर्नोग्राफिक में कंटेंट शो कर दिए गए हैं। पोर्नोग्राफिक कंटेंट का मतलब होता है जो इलीगल कंटेंट है, रॉन्ग कंटेंट है, जिनको अपन किसी के सामने शो नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपका होता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो वो किसी ने वेबसाइट के होम पेज को एक्सेस कर लिया है, और वेबसाइट को एक्सेस करने के बाद उस पर कुछ इस तरह की इलीगल कंटेंट डाल दिए गए हैं जिससे आपकी इमेज खराब हो रही है। तो अब ये बताना है कि ये जो किसी ने इस तरह का ऑफेंसेस किया है वो किस में आता है। तो ये चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आईटी एक्ट में दिया गया है कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस। तो उस कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। उसमें जब आप पढ़ेंगे वेब डिफेंसमेंट, तो उस वेब डिफेंसमेंट का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि यदि कोई भी पर्सन आपके होम पेज को एक्सेस कर लेता है और उसको एक्सेस करने के बाद यदि उसमें कुछ रॉन्ग मटेरियल, इलीगल मटेरियल आपके वेबसाइट पे डाल देता है तो वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में वेब डिफेंसमेंट में आता है। ये आईटी एक्ट के कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस का टॉपिक है चैप्टर 1 में। तो ये मैंने जो हाईलाइट किया है इसके अंदर वो वर्ड याद रखिएगा। ये आप जब पढ़ेंगे कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस में ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, और इन्हीं वर्ड्स को वेब डिफेंसमेंट में यूज किया जाता है। तो ये इसका आंसर बनता है वेब डिफेंसमेंट। चैप्टर 1 में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस, इसका टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर 3rd नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अबव केस सिनेरियो, मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच एन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। तो इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है, और इस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों उसको अपॉइंट किया गया है। तो वो अपन देखते हैं कि ये ऑडिटर क्या काम कर रहा है। तो पहले ऑडिटर का काम क्या वो देखते हैं, फिर अपन देखते हैं इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या काम कर रहा है वो देखते हैं। तो आपको केवल केस स्टडी में क्या देखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑडिटर है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर क्या काम कर रहा है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का देखना है आपको। तो यहाँ पे केस स्टडी में देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, देखिए यहाँ पे आ गया है। पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर को अपॉइंट किया गया, क्यों अपॉइंट किया गया है, वो क्या कर सके, वो एंश्योर कर सके आपके डेटा की कंप्लीटनेस को,
आपकी डेटा की एक्यूरेसी को और वैलिडिटी को। ये चैप्टर 1 में भी टॉपिक है, चैप्टर 4 में भी है, चैप्टर 5 में भी है। तो ये जो आपका डेटा की कंप्लीटनेस को इंश्योर करना है, डेटा की एक्यूरेसी को इंश्योर करना है और डेटा की वैलिडिटी को इंश्योर करना है, ये सब इसलिए इंश्योर करते हैं जिससे अपन अपने डेटा की होनेस्टी, डेटा की प्रेस्टीज और डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। तो डेटा इंटीग्रिटी के लिए, तो डेटा की जो इंटीग्रिटी आती है उस डेटा की इंटीग्रिटी के लिए अपन डेटा को कंप्लीटनेस देंगे, डेटा की एक्यूरेसी और डेटा की वैलिडिटी को मेंटेन किया जाएगा। डेटा वैलिड होगा, डेटा कंप्लीट होगा तो यूजर को सही डेटा मिलेगा, एक्यूरेट होगा तो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी, तो आपकी डेटा की क्या होगी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। डेटा की होनेस्टी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा की होनेस्टी, डेटा की प्रेस्टीज मेंटेन रहेगी और इन्फॉर्मेशन यदि यूजर के पास सही जाएगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जाएगी, वैलिड इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो ये आपका डेटा राइट माना जाएगा, तो ये आपके डेटा को वैलिड माना जाएगा। तो ये सब काम किसके लिए करते हैं, डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए आप यूज करते हो। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, चैप्टर 1 में भी है टॉपिक, बीपी ऑब्जेक्टिव्स में टॉपिक आपको दिया गया है, चैप्टर 3 में भी टॉपिक है, कंट्रोल्स के अंदर भी टॉपिक है ये। तो ये सब काम करते हैं अपन डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए। तो जो ऑडिटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स, ये कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी मेंटेन करते हैं। वो इसलिए मेंटेन करते हैं जिससे अपन अपने डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, और डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है डेटा की ऑनेस्टी, डेटा की प्रेस्टीज, डेटा की गुडविल को मेंटेन करके रखना। और डेटा की ऑनेस्टी मेंटेन कब रहेगी, जब आपका डेटा एक्यूरेट होगा, कंप्लीट होगा और वैलिड डेटा होगा, तभी आपका डेटा को राइट माना जाएगा, तभी आपकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। ये चैप्टर 4 के अंदर भी है, वो सॉरी चैप्टर 3 में भी है और चैप्टर 1 में भी दिया गया आपको ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट 4th नंबर के स्टडी आपको चैप्टर 2 ERP बेस आपको दिया गया है और इसमें बताया गया है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी यूज़ कर रही है ERP सिस्टम को, एंटरप्राइज प्लानिंग ERP यूज़ कर रहा है। और इस ERP में क्या किया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है सभी मॉड्यूल्स को, किसके साथ में, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ में। इसमें टोटल 11 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल है, सेल्स मॉड्यूल है, परचेज मॉड्यूल है, इस तरह से टोटल 11 मॉड्यूल्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर। तो इसमें बताया गया है कि जो ऑल मॉड्यूल्स हैं वो सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल के साथ में। अब आपको ये बताना है कि इंटीग्रेट करने के बाद जो स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, जो पॉइंट्स आपके पास गिवन है, उसमें से कौन सा वैलिड पॉइंट नहीं है, नॉट वैलिड। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या क्या वैलिड होगा और इनमें से कौन सा वैलिड नहीं होगा। तो देखिए इसमें दिया गया कि यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आपका मास्टर डेटा है, वो मास्टर डेटा सारे मॉड्यूल्स के लिए सेम रहेगा, ताकि अपन एक जगह पे कॉमन इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर सके। तो मास्टर डेटा में मेन डेटा होगा, वो मेन फाइल जो होगी वो सर्वर पे एक ही रहेगी और उसमें पूरा डेटा एक साथ मेंटेन रहेगा। उसी में सेल्स का, परचेज का, अकाउंट्स का सेंट्रल डेटाबेस बनेगा। उस सेंट्रल डेटाबेस में सेल, परचेज सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी, तो आपको अलग अलग डेटाबेस बनाने की नीड नहीं होगी, इसलिए इंटीग्रेट करते हैं अपन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है, कॉमन ट्रांजैक्शन कोई भी होता है तो वो अपने मॉड्यूल के साथ अपने आप क्या हो जाएंगे, शेयरिंग हो जाएगी इसके अंदर। कॉमन ट्रांजैक्शन मस्ट बी शेयर्ड विद अदर मॉड्यूल्स। ये भी सही है कि इंटीग्रेट अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि कॉमन ट्रांजैक्शन मुझे बार बार एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, एक बार एंटर करूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने सेल्स की एंट्री कर दी है, अब सेल्स की एंट्री करने के बाद उसका इफेक्ट मल्टीपल मॉड्यूल पे आना चाहिए। वो क्या क्या, सेल्स की एंट्री के साथ इफेक्ट आना चाहिए, उसके अंदर सेल्स की एंट्री करते इन्वेंट्री कम हो जानी चाहिए, प्लस आपका जो कैश बैलेंस वो बढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अपने आप ही क्या हो जाए, इन्फॉर्मेशन सब जगह पे अपडेट हो जाए। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है, नो नीड ऑफ सेपरेट वाउचर। ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि आप सारे मॉड्यूल एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हो, लेकिन सभी के लिए आपको वाउचर तो अलग बनाने ही पड़ेंगे। एंट्री करने के लिए सेल्स का वाउचर अलग बनेगा, परचेस का वाउचर अलग बना, ठीक है, स्टोरेज एक जगह हो जाएगा, लेकिन परचेस की एंट्री करने के लिए परचेस का वाउचर अलग बनेगा, उसका इफेक्ट सब जगह आ जाएगा, ये मानते हैं। लेकिन वाउचर तो आपको सब जगह पे अलग अलग ही बनाने पड़ेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग आ जाता है इसके अंदर। तो ये इसका स्टेटमेंट रॉन्ग है कि आपको ऐसी नीड ही नहीं है कि हर के लिए अलग अलग वाउचर नहीं बनाए, जबकि आपको हर के लिए अलग वाउचर बनाना पड़ेगा। सेल्स का अलग वाउचर बनाओ, प्रैक्टिकली अपन करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें सेल्स का अलग वाउचर बनाते हैं, परचेज का अलग वाउचर बनाते हैं, जो कि बैलेंस है तो सबकी एक ही से बनती है, स्टोरेज की जगह रहता है, लेकिन वाउचर सबके अलग अलग बनाने पड़ते हैं। तो ऐसा मतलब नहीं है कि इंटीग्रेट कर दूंगा मैं सारे मॉड्यूल्स को तो मुझे वाउचर अलग अलग नहीं बनाने पड़ेंगे, तो वाउचर तो अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे आपको इसके अंदर।
और फिर नेक्स्ट में दिया गया है फिगर्स एंड ट्रांजैक्शंस में फ्लो अक्रॉस द डिपार्टमेंट। ऑब्वियसली जो आपके अमाउंट हैं, जो ट्रांजैक्शन सब एक दूसरे में सारे डिपार्टमेंट में फ्लो करेंगे इसके अंदर, कि कोई यदि परचेज हुआ है तो परचेज की एंट्री करने के बाद उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो परचेज के साथ साथ इन्वेंट्री में भी जाएगा, वो अकाउंट्स में भी जाएगा, ताकि अपने बैलेंस अपने अकॉर्डिंग मेंटेन हो सके। तो सब जगह फ्लो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही वाउचर बन जाए, वाउचर आपको सबके अलग अलग बनाने ही पड़ेंगे इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अबव केस सिनेरियो, विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इज मिस्टर ए इज पनिशेबल। तो मिस्टर ए ने क्या काम किया, पहले वो देखते हैं अपन कि जो मिस्टर ए है उस मिस्टर ए ने ऐसा क्या काम किया है जिससे कि उसको पनिशमेंट मिलेगी इसके अंदर। तो मिस्टर ए ने क्या काम किया है वो देखें, ताकि वो कौन से सेक्शन में पनिशेबल होगा इसके अंदर। तो मिस्टर ए ने क्या किया पहले वो देखो इसके अंदर। अब केस स्टडी में आओ, मिस्टर ए का देखना है कि मिस्टर ए ने क्या काम किया है इसके अंदर। तो आपको केवल मिस्टर ए ढूंढना है केस स्टडी में से, और मिस्टर ए ने क्या काम किया वो देखो, ये देखिए आपको क्लियर दिख रहा है मिस्टर ए। इट वॉज दैट मिस्टर ए, कौन है मिस्टर ए? टीम मेंबर ऑफ आईटी डिपार्टमेंट। क्या किया इसने इंटेंशनली होस्टेड द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट। क्या कर दिया इसने? इंटेंशनली ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो है वो वेबसाइट पे होस्ट कर दिया है। प्लस क्या किया साथ में इसने? प्लस इसमें साथ में किया है कंसील्ड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कंसील्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेना, छुपा लेना। तो ए पर्सन ने क्या कर दिया, एक तो इंटेंशनली जो ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल जो वेबसाइट पे नहीं दिखाना चाहिए वो आपने दिखा दिया। एक तो कुछ गलत मटेरियल दिखा दिया, कुछ गलत इमेजेस दिखा दी जो कि आपकी वेबसाइट पे नहीं आनी चाहिए, और प्लस जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी उसको कंसील कर दिया। अब ये बताना है कि ये जो क्राइम करते हो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट ये जो क्राइम है चैप्टर 1 का टॉपिक है आईटी एक्ट का, और चैप्टर 1 के आईटी एक्ट के अंदर आपको ये दिया गया है कि ये जो क्राइम यदि मिस्टर ए करता है तो वो सेक्शन 65 में आता है। जब आप सेक्शन 65 पढ़ेंगे तो आईटी एक्ट में चैप्टर 1 में आपको सेक्शन दिए गए, सेक्शन 65 पढ़ेंगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा है इसके अंदर कि इंटेंशनली यदि कोई भी ऐसा काम कर देता है तो पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65। तो ये सेक्शन 65 के अकॉर्डिंग पनिशेबल होता है इसके अंदर। तो सेक्शन 65 पढ़ना आप चैप्टर 1 के अंदर, तो ये जो मैंने लाइन अंडरलाइन की आपकी केस स्टडी में अपने आप मिल जाएगी आपको इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आता है 5th नंबर केस स्टडी। फिफ्थ नंबर के स्टडी में आपको दिया गया है कि PQR लिमिटेड कंपनी है, ये अपने सिस्टम्स को मेंटेन करती है, अपग्रेड भी करती है इसके अंदर, और ऑब्वियसली अपन भी सब अपने कंप्यूटर्स हैं, अपने सॉफ्टवेयर लैपटॉप उनको अपडेट करते हैं। जैसे मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो अपन अपने सिस्टम को अपग्रेड करके अपन लैपटॉप को अपग्रेड कर देते हैं। चाहे कोई नया एंटीवायरस आता है या नया कोई विंडो मार्केट में आती है तो अपन अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लेते हैं ताकि अपने को जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन न्यू विंडो अपग्रेड कर सकें और अपना काम कर सकें इसके अंदर। और वही काम इसने भी किया है इसके अंदर कि इस कंपनी ने क्या किया इसके अंदर, अपग्रेड कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम को। किससे? विंडो 7 से। किस में कर दिया? विंडो 10 में। अब ये पूछा गया है कि ये जो मेंटेनेंस है वो इनमें से किस में आती है। तो स्टूडेंट जब अपने पास पहले से विंडो है, अपन नई विंडो लेते हैं तो वो इसलिए लेते हैं कि आपको उस नई विंडो की रिक्वायरमेंट है, उस नई विंडो की उस नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। तो जब नई टेक्नोलॉजी अपन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपग्रेड करते हैं तो उसको नेम दिया जाता है अडैप्टिव मेंटेनेंस। ये चैप्टर 3 में आपको दिया गया है। चैप्टर 3 में कंट्रोल के कंसेप्ट में है अडैप्टिव मेंटेनेंस, जिसके अंदर आप अपने अपग्रेडेशन करते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए कि कम मार्केट में 5G आ गया है, अब यदि 4G मोबाइल फ़ोन चला रहे हो तो 4G मोबाइल फ़ोन जो होंगे वो 5G को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उस 5G को अडेप्ट करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन को 5G जनरेशन में अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हो। तो जब अपन नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को अपन
यूज़ करते हैं तो वो कहलाता है अडेप्टिव। मैंने अडेप्ट किया क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे उसकी नीड है, मैंने मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैंने उसको अडेप्ट किया है, तो वो कहलाता है अडेप्टिव मेंटेनेंस। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है इसके अंदर कि जो PQR कंपनी है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन करना चाहती हैं, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस गेन करने के लिए कुछ मार्केट का डेटा वो एनालिसिस कर रही है। अब मार्केट का डेटा जो एनालिसिस कर रही है उसमें वो एक तो एनालिसिस कर रही है वो कि मार्केट में कस्टमर्स के परचेज के पैटर्न क्या क्या हैं, कस्टमर कितनी परचेजिंग करता है, कितनी अमाउंट की परचेजिंग करता है, क्या परचेजिंग करता है, एक तो वो पैटर्न एनालिसिस करना चाह रही है। सेकेंड नंबर मार्केट ट्रेंड्स को एनालिसिस करना चाहती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, मार्केट में किस टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है, किस टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चल रहा है, तो वो सब एनालिसिस करना चाहता है कि वही टेक्नोलॉजी बनाऊँ मैं और उस तरह की टेक्नोलॉजी बना के मार्केट में प्रोवाइड करा सकूँ मैं, ताकि मैं कॉम्पिटिटिवनेस में गेन कर सकूँ। फ्रॉम ह्यूज डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, तो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास ये डेटा अवेलेबल है जिसमें अपने परचेज पैटर्न को एनालिसिस करते हो कि मार्केट में परचेज पैटर्न क्या है, कस्टमर कितना परचेज करता है, किस पैटर्न पे परचेज करता है, कितनी प्राइस का प्रोडक्ट परचेज करता है, किस क्वालिटी का परचेज करता है प्रोडक्ट, तो उन सबको आप एनालिसिस करना चाहते हैं जिससे अपन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सक्सेस हो सकें। अब आपको ये बताना है कि जब इस तरह का एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस में कौन सी टेक्नोलॉजी को, किस मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट जब भी आप न्यूमेरिकल डेटा कोई भी एनालिसिस करते हो कि कितने अमाउंट की परचेजिंग कर सकता है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, परचेज करने का पैटर्न क्या है उसका, किस प्राइस तक का परचेज कर सकता है, किस क्वालिटी का परचेज कर सकता है, कितने अमाउंट की परचेजिंग पावर है, ये सब चीज़ें एनालिसिस करते हो जिसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो जब आप कोई भी न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हो तो वो आपका कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब आप सिंपल वर्ड याद रखिएगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हो कितना परचेज कर सकता है, कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, उसके परचेज करने का पैटर्न क्या है, वो किस क्वालिटी का परचेजिंग कर सकता है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में मार्केट ग्रोथ रेट कितनी हाई चल रही है, मार्केट ग्रोथ रेट कितना लो चल रहा है, कस्टमर्स की परचेजिंग पावर कितनी है, ये सब चीज़ें जब अपन एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल जो एनालिसिस किया जाता है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव। कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकता है, वो आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस चैप्टर 2 में दिया गया है। चैप्टर 2 में टॉपिक है डेटा एनालिटिक्स, उस डेटा एनालिटिक्स के अंदर आपको दिया गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये डिफरेंट एनालिसिस आपको दिए गए हैं। तो जब इस तरह का डेटा एनालिसिस करते हो या फिर प्लस आपको दिया गया है कि मुझे कितने % डिस्काउंट देना है जिससे कि मैं कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकूं और मेरी कॉस्ट पे भी इफेक्ट नहीं है, तो न्यूमेरिकल इस तरह के जो भी एनालिसिस करते हैं वो आपका होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 में जब आप पढ़ेंगे डेटा एनालिटिक्स, उसमें टॉपिक आपके पास ये गिवन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इसके अंदर। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं स्टूडेंट अपन, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि जो PQR कंपनी है ये अपना एक सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज़ करना चाहती है जिससे कि उसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू अपन पूरा डेटा कंट्रोल करें, पूरा डेटा मेंशन करें इसके अंदर। बट यहाँ पे वो अपने सिस्टम्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज़ करना है। तो ये
मालूम करना चाहते हैं कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए कौन से लेवल को यूज करें इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, जिससे कि यूजर ओनली उसी पर्टिकुलर मेन्यू को यूज कर सके जिसको, या उसी ऑप्शन को यूज कर सके जिसको उसकी जॉब के रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू जॉब, जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो उसको असाइन किया गया है, वही पर्टिकुलर मेन्यूज देख पाए। जैसे कोई परचेज डिपार्टमेंट का मेंबर है तो ओनली परचेज डिपार्टमेंट के ऑप्शन देख पाए, या कोई सेल्स डिपार्टमेंट का मेंबर है तो वो सेल्स डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन को देख पाए। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है। ये चैप्टर 1 में भी टॉपिक है और ये चैप्टर 5 में भी है। तो चैप्टर 1 में आपको दिया गया कि कंप्यूटर सिस्टम में जब कंट्रोलिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर लेवल पे कितने लेवल पे कंट्रोलिंग कर सकते हो, तो 3 लेवल आपको दिए गए हैं और वो लेवल दिया गया है कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर और ट्रांजैक्शंस। 3 लेवल पे आप कंट्रोल करते हो। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनवाना और उसमें सिक्योरिटी मेंशन करना, यूजर्स को एक्सेस करने की प्रिविलेज देना, जिससे कि यूज़र जितना अपन परमिशन देंगे उतना डेटा यूज़ कर पाएगा, उससे ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो और मास्टर का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जो बनकर आया है उसको इंस्टॉल करना और इंस्टॉल करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करेगा उसे। और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है तो इंस्टॉलेशन के बाद अपन उसमें डेटा एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास मेंशन है कि मुझे इस तरह से सिस्टम को कंट्रोल करना है कि जितना मैंने परमिशन दिया है उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उतने ऑप्शन यूज़ कर पाए, उससे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाए। तो ये जो सिक्योरिटी पॉइंट आता है, ये सिक्योरिटी पॉइंट आता है स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाना और उसमें यूजर्स को जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रिविलेज एंड एक्सेस करने की परमिशन देना, जिससे कि उतनी परमिशन के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर पाएगा। चैप्टर 1 में कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर, ट्रांजैक्शंस का मीनिंग आपके पास विद एग्जांपल गिवन है और उस एग्जांपल में इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि यूज़र को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना या यूज़र को प्रिविलेज देना, एक्सेस परमिशन देना, ये सब कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आते हैं। चैप्टर 1 के टॉपिक में मेंशन है। इस टॉपिक है स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस, जिसमें रिस्क एंड कंट्रोल आपको मेंशन किए गए 3 लेवल पे चेक होते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड कराना है यूजर्स को, वो सब कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया जाता है इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी में आपको दिया गया है कि जो ये PQR कंपनी है वो अपने कस्टमर्स के लिए एक मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं। जो PQR कंपनी है ये अपने कस्टमर्स के यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मेंबरशिप नंबर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उसी मेंबरशिप नंबर से अपन उसको एक्सेस कर सकें, उसी मेंबरशिप नंबर से उनको डिटेक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। अब आपको ये बताना है कि मेंबरशिप नंबर यदि अपन ने दे दिया है तो उस मेंबरशिप नंबर से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो मेंबरशिप नंबर, जैसे आपको CRO नंबर दे दिया गया, आपको एग्जामिनेशन के लिए रोल नंबर दे दिए गए, तो वो सब आपके एक तरह से मेंबरशिप नंबर हो गए आपके। अब उस रोल नंबर, CRO नंबर का यूज़ क्या होगा, आपको उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उससे डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो अब उसके अकॉर्डिंग मेंबरशिप नंबर आपको दिया गया है। उस मेंबरशिप नंबर का मतलब एक यूनिक नंबर, जिसको भी आप इजीली कहीं भी एक्सेस करने के लिए डेटा एक्सेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक सेम नेम के मल्टीपल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप नंबर कभी भी 2 पर्सन के सेम नहीं हो सकते हैं। तो उस मेंबरशिप नंबर जो है वो यूनिक नंबर हो गया। CRO नंबर आपका जैसा यूनिक होता है, आपका रोल नंबर यूनिक होता है, पैन कार्ड नंबर यूनिक होता है, वैसे ही मेंबरशिप नंबर भी यूनिक नंबर होते हैं। तो उसी मेंबरशिप नंबर के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दिए गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेंबरशिप नंबर के उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखते हैं स्टेटमेंट 1 बाय 1। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स आपके पास हैं। फर्स्ट नंबर की मेंबरशिप नंबर हमेशा यूनिक होना चाहिए। यस, करेक्ट है, मेंबरशिप यूनिक होगा, क्योंकि मेंबरशिप नंबर यूनिक नहीं होगा तो अपन एक्सेस कैसे करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है कि मेंबरशिप नंबर जो होता है वो आपके डेटाबेस में एज ए प्राइमरी की रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरी की ये 3rd चैप्टर में कंसेप्ट है आपके पास। किसी भी नंबर को यूनिक बनाना है, किसी भी कॉलम को यूनिक बनाना है तो उसके लिए प्राइमरी की असाइन होता है। तो प्राइमरी की का मतलब होता है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे किसी को मेंबरशिप नंबर 101 दे दिया है और उस कॉलम पे प्राइमरी की असाइन है तो कभी भी दूसरे मेंबर का नंबर 101 एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो प्राइमरी की हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है कि हमेशा यूनिक होना चाहिए, यस करेक्ट है, यूनिक होता है, मेंबरशिप नंबर, रोल नंबर सब यूनिक होते हैं। सेकेंड नंबर, हर यूनिक नंबर जो होता है वो एज ए प्राइमरी की यूज़ किया जाता है ताकि डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा वो टेबल के अंदर। थर्ड नंबर स्टेटमेंट है मेंबरशिप नंबर कैन बी सेम फॉर 2 मेंबर्स। अब ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया, यूनिक यदि है तो कभी भी एक मेंबरशिप नंबर सेम मेंबरशिप नंबर 2 कस्टमर्स के लिए नहीं हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मेंबरशिप नंबर कैन बी सेम फॉर 2 कस्टमर्स, ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि रोल नंबर कभी भी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता है, सीआरओ नंबर कभी 2 स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता क्योंकि वो यूनिक होते हैं, और यूनिक है तो सेम हो ही नहीं सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर का टॉपिक है आपका ये टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू वही केस सिनेरियो, विच ऑडिट टूल्स implement by company to trap exceptions in its database management system। तो ये चैप्टर थर्ड का टॉपिक है, उसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स आपको दिए गए हैं और इसमें ये वर्ड याद रखिएगा मेन, ट्रैप एक्सेप्शंस इन द डेटाबेस। तो ऐसा कौन सा टूल है जो एक्सेप्शंस को ट्रैप करता है, और उस टूल का नेम होता है CIS, कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन। तो CIS एक ऑडिट टूल होता है जो ट्रैप करता है एक्सेप्शंस को, जो आपके डेटाबेस में कोई एक्सेप्शंस हो जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए चैप्टर थर्ड में है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, कंट्रोल टॉपिक है, उसमें टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स आपको दिए गए हैं। उसमें जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें क्लियरली ये हाईलाइट किया हुआ है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसमें हाईलाइट किया हुआ है प्रॉपरली ये कि इसमें ये जो टूल होता है इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि अपन ट्रैप कर सके एक्सेप्शंस कोई भी है आपके डेटाबेस में उसको ट्रैप कर सकें, तो उस पर्पस के लिए इस टूल को यूज़ किया जाता है। चैप्टर थर्ड में है टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल में। तो ये था स्टूडेंट आपका 5th नंबर केस स्टडी। फिर नेक्स्ट आता है 6th नंबर केस स्टडीज़। तो देखिए स्टूडेंट मैं जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस को डायरेक्ट अपन सोल्व कर पा रहे हैं। टॉपिक यदि क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो डायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हैं। केस स्टडीज कंप्लीट पढ़ने की किसी भी मैंने क्वेश्चन में केस स्टडी कंप्लीट नहीं पढ़ी है क्योंकि टॉपिक क्लियर है, टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो केस स्टडी इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, MCQ डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं यदि टॉपिक का नॉलेज प्रॉपर है। तो आपको इट मीन्स क्या करना है, आपको टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करें, पहले टॉपिक्स के सभी कंसेप्ट क्लियर करें, टॉपिक्स प्रॉपरली समझें, और वो सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो विदाउट केस स्टडी रीडिंग आप डायरेक्ट अपने केस स्टडी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। केवल केस स्टडी पढ़ने में केवल उसी टॉपिक को पढ़ना है जिसके लिए मुझे उस क्वेश्चन के लिए नीड है, केवल वही टॉपिक पढ़ने, मैंने आपको बताया है तरीका सोल्व करने का। हाँ, नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर केस स्टडी। तो 6th नंबर जो केस स्टडीज़ हैं उस 6th नंबर केस स्टडीज़ में आपसे पूछा गया है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स हैं उस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स को कुछ कंट्रोल्स की नीड है। किस पर्पस के लिए? इम्प्रूवमेंट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम इन केस ऑफ डेटा लॉस ड्यू टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो यदि कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहा है या आपके इक्विपमेंट सिस्टम फेलियर हो जाते हैं तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस की रीज़न से, सिस्टम फेलियर होने की रीज़न से यदि आपका डेटा लॉस हो जाता है तो उस डेटा लॉस होने के केस में, उस डेटा लॉस होने के केस में कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें आप अडॉप्ट करेंगे जिससे कि अपन इस डेटा लॉस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके लिए आता है सिंपल वर्ड में बैकअप लेंगे अपन कि आपका डेटा कहीं भी स्टोर कर रखा है, किसी मेमोरी के अंदर, किसी स्टोरेज में डेटा मैंने स्टोर कर रखा है। यदि आपका सिस्टम फेल हो जाता है, अनऑथराइजली कोई डेटा एक्सेस कर लेता है तो उससे आपका डेटा लॉस हो जाएगा और डेटा लॉस होने से आपका बिजनेस वहीं रुक जाता है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हो आप लोग स्टूडेंट? डेटा का प्रॉपरली बैकअप लेके रखते हो। और डेटा का बैकअप लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि यदि आपका डेटा लॉस हो जाता है
तो डेटा लॉस होने के बाद वापस अपन क्या करेंगे, उसको रिकवर कर लेंगे, जैसे आपके बिजनेस के प्रोसेस में इफेक्ट नहीं आएगा। वही काम आपको इसमें भी करना है। तो इसके लिए अब जो स्ट्रेटजी यूज करेंगे वो बैकअप स्ट्रेटजी यूज करेंगे, और बैकअप स्ट्रेटजी को यहाँ पे नेम दिया गया है डंपिंग ऑफ डेटा, प्रोडक्ट डंपिंग ऑफ डेटा। डंपिंग ऑफ डेटा का मतलब होता है कि जो आपका सर्वर में डेटा स्टोर है उसकी एक कॉपी बना देना, डंपिंग ऑफ डेटा, उसका डंप बना के, उसकी इमेज बना के दूसरी जगह बैकअप के लिए स्टोर कर लेना, जिससे कि बाद में कभी आपका डेटा लॉस हो जाता है तो अपन उसको रिकवर कर सके, उसको नेम दिया जाता है डंपिंग ऑफ डेटा। तो बैकअप को डंपिंग ऑफ डेटा कहा जाता है बेसिकली। तो डंपिंग का मतलब होता है एक कॉपी, एक एज इट इज इमेज बना के उसको स्टोर कर देना। तो उससे क्या होगा, डेटा लॉस होने के बाद ऑटोमेटिकली आप उसको रिकवर कर सकते हो। कहां से, जहां से आपने डेटा का डंपिंग, जहां से डेटा का इमेज बैकअप बना रखा है वहां पे। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स है उसने फाउंड किया है कि जो मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने क्या किया, डिसऑनेस्टली, जो ऑडिटर उसने ये फाउंड किया है कि जो मिस्टर ए है उस मिस्टर ए ने डिसऑनेस्टली मेड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो जो मिस्टर ए है उसने कंपनी का जो ब्रांच मैनेजर था, उसने कंपनी के ब्रांच मैनेजर के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मिसयूज कर लिया है, और मिसयूज करने के बाद क्या किया उसने, एक फॉल्स क्लेम उसने पास कर दिया। तो अब आपको ये बताना है कि जो ये मिस्टर ए का पनिशेबल है ये किस सेक्शन में मेंशन किया जाता है आईटी एक्ट के। तो आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन में इसको मेंशन किया गया, ऐसा टॉपिक एक पहले भी आया है सेक्शंस का ही, इसमें भी वही सेक्शंस का कंसेप्ट आपको, वो चैप्टर 1 का टॉपिक है भी, और चैप्टर 1 में सभी सेक्शंस आपको दिए गए हैं। तो ये वर्ड याद रखिएगा, ये मैंने हाईलाइट किए हैं। डिसऑनेस्टली यदि कोई भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज कर लेता है तो उसकी पनिशमेंट कौन से सेक्शंस में मेंशन की गई है, वो सेक्शन है 66C, सेक्शन 66C। यदि आप चैप्टर 1 के अंदर सेक्शन पढ़ेंगे तो इस आईटी एक्ट का टॉपिक है चैप्टर 1 में, आईटी एक्ट के अंदर से सेक्शंस मेंशन है, इस सेक्शन की फर्स्ट लाइन ही पढ़ेंगे ओनली आप यदि, तो उस फर्स्ट लाइन के अंदर भी क्लियर इन्होंने मेंशन किया है डिसऑनेस्टली यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को यूज कर लेता है तो पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, सेक्शन 66C के अकॉर्डिंग आता है इसके अंदर ये। तो ये सेक्शन यदि पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए कोई केस स्टडी पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये चैप्टर 5 में डिफरेंट टाइप के सर्वर्स आपको दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सर्वर है, डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं आपके चैप्टर 5 में। अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सर्वर है जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप एक नेटवर्किंग सर्विसेज को अदर कंप्यूटर्स में भी, ऑल कंप्यूटर्स में भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके 50 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, एक कंप्यूटर में कोई नेट कनेक्शन की सर्विस है, मुझे उसको सभी कंप्यूटर्स में नेट कनेक्शन चलाना, तो ऐसा कौन सा सर्वर है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो फैसिलिटी देता है कि नेटवर्किंग सर्विसेज कोई भी है आपकी, उसको अदर कंप्यूटर्स में सभी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो वो सर्वर आता है आपका प्रॉक्सी सर्वर। ये चैप्टर 5 में आपको दिया गया है, सीबीएस का चैप्टर 5 है, उस चैप्टर 5 में प्रॉक्सी सर्वर आपको दिया गया, और प्रॉक्सी सर्वर में क्लियर मेंशन है कि प्रॉक्सी सर्वर फैसिलिटी देता है कि एक नेटवर्किंग सिस्टम के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, आप उसको अदर किसी भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हो, जिससे कि हर कंप्यूटर में स्टोरेज की या अदर सर्विसेज की कंप्लीट रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन में नेट कनेक्शन है, मुझे उसको दूसरे मोबाइल फ़ोन में यूज़ करना है क्योंकि मेरे मोबाइल फ़ोन में नेट खत्म हो गया है, अब मुझे किसी अदर फ़ोन के नेट यूज़ करना है, तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए हॉटस्पॉट यूज़ कर लेते हैं, वाईफाई यूज़ कर लेते हैं, और हॉटस्पॉट और वाईफाई से अपन एक नेट, मोबाइल के नेट को दूसरे में यूज कर सकते हैं। वही सेम कंसेप्ट आपका आता है प्रॉक्सी सर्वर का कंसेप्ट, चैप्टर 5 में है ये सर्वर के कंसेप्ट। फिर इसके बाद अभी ऑडिट टूल्स बताए थे मैंने, टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स, उसी का ही नेक्स्ट ऑडिट टूल बताया गया। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन से ऑडिट टूल्स हैं अबव के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, विच टाइप ऑफ ऑडिट टूल्स, which type of audit routines can be recommended by informal auditor to avoid withdrawal of funds due to false claim। तो ऐसा कौन सा टूल है, जो टूल
जो टूल चैप्टर 3 में टाइप्स ऑफ ऑडिट टूल्स दिए गए हैं, अभी जो पढ़ा था अपन ने CIS, वो भी इसी का कंसेप्ट था। अब इसमें बताना है कि ऐसा कौन सा टूल है जो फॉल्स क्लेम के विड्रॉल को अवॉइड करता है, और वो टूल आता है ऑडिट हुक। तो ऑडिट हुक पढ़ेंगे, उस ऑडिट हुक में क्लियर लिखा है इन्होंने इसके अंदर कि ये जो टूल है ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि यदि फॉल्स क्लेम का अमाउंट विड्रॉल हो रहा है तो उसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ऑडिट हुक आपका ऐसा टूल आता है जो ये डिटेक्ट करेगा कि ऐसा कौन सा अमाउंट विड्रॉल हो रहा है जो कि फॉल्स क्लेम के रीजन से हो रहा है, तो उसको इजीली डिटेक्ट करके कंट्रोल कर सकता है। फिर इसके बाद और वैसे भी अब आगे की जो केस स्टडीज आएंगी जो अपन पहले कर चुके हैं उसी के कंसेप्ट आगे जाएंगे आपके पास। तो अब आपको आगे की जो रिमेनिंग केस स्टडीज़ हैं उसमें प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आएगी भी नहीं, क्योंकि बेसिक सारे क्लियर कर दिए हैं मैंने आपको, बेस कंसेप्ट जो सारे आपको बता दिए हैं इसके अंदर। अब आगे की जो केस स्टडीज़ है रिमेनिंग वो इन्हीं की बेसिस पे बनती जाएंगी आपके पास। तो देखिए नेक्स्ट केस स्टडीज़ में आपको दिया गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को यूज़ किया गया है। आइडेंटिफाई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। आपको बताया था मैंने कि आप रिस्क या तो इग्नोर कर सकते हो या आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, आप उसको मिटिगेट कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी केस स्टडी को यूज़ किया गया है या कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ की गई है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है वो देखें। इसमें क्या है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने कस्टमर्स का लाइफ इंश्योरेंस करता है, जिससे कि कभी कोई भी डेथ हो जाती है या हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है तो कंपनी पे करेगी, आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस है और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर एक नेचुरल या कैसे भी डेथ हो जाती है किसी भी बीमारी से तो उसके घर वाले को पैसे मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे फ्रॉड क्लेम नहीं आ जाए उसको डिटेक्ट करना है। तो फ्रॉड क्लेम नहीं आ जाए उसको डिटेक्ट करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर यूज कर रहा है स्मार्ट वॉच या बैंड्स यूज कर रहा है, जो क्या करता है आपको जो बताता है उसकी मेडिकल कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, जिसने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस परचेज कर रखा है। तो जिस पर्सन ने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है उस पर्सन की मेडिकल कंडीशन को बताता है। किसके थ्रू? स्मार्ट वॉच अपन यूज कर रहे हैं या बैंड्स यूज कर रहे हैं। जैसे वो स्मार्ट वॉच उसके हाथ में पहनाऊंगा, जैसे बैंड उसके हाथ में पहनाऊंगा तो बता देगा कि इसके ये डेथ किस वजह से हुई है, ताकि फॉल्स क्लेम यदि आता है तो मुझे उस फॉल्स क्लेम को पकड़ने में मदद मिलेगी। तो उस पर्पस के लिए ये वॉच जैसे उसको पहनाएंगे वैसे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। या कोई क्लेम आता है, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आपने कर रखे, सपोज हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम आता है कि इसके ये बीमारी हो गई थी और इस बीमारी की वजह से इतना बिल मुझे हॉस्पिटल में पे करना पड़ा, तो जैसे वॉच पहनाएंगे तो उसकी कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, फॉल्स जो क्लेम आते हैं, जो फ्रॉड क्लेम आते हैं उसको अपन पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो वो कहलाता है टर्मिनेट द रिस्क। तो मैंने क्या किया, इस रिस्क को पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया कि अब कोई फॉल्स क्लेम मेरे पास नहीं आएगा। क्योंकि क्लेम आएगा तो पहले मैं वो चेक करूंगा, उसी स्मार्ट वॉच के थ्रू उनके थ्रू अपन डिटेक्ट करेंगे प्रॉब्लम कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम थी या नहीं थी, वो पूरा डिटेक्ट होगा। और डिटेक्ट होने के बाद ही अपन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो फाइंड आउट करके और अपन क्लेम सही होगा तो ही पास करेंगे, और कोई फ्रॉड क्लेम आया तो उसको अपन पूरी तरह से डिनाई कर देंगे कि फ्रॉड क्लेम है, हम इसको पास नहीं करेंगे। तो वो क्या कर दिया, मैंने इस रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, तो वो कहलाता है टर्मिनेट द रिस्क। अब मुझे इस रिस्क का कोई टेंशन नहीं है, मैंने पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया है। ये चैप्टर 1 में दी गई है, डिफरेंट ये स्ट्रेटेजीज हैं रिस्क मैनेजमेंट की, चैप्टर 1 के टॉपिक्स में है, तो इनको पढ़ेंगे तो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे आपको इसके। फिर नेक्स्ट है 7 नंबर केस स्टडी। अब आपको दिया गया 7th नंबर केस स्टडीज़ के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का चैप्टर 5 का टॉपिक है। पहले भी टॉपिक अपन ने ये कंसेप्ट देखा है और मैंने आपको अभी भी बताया था कि अब जितने भी ये केस स्टडीज़ आएंगी वो सब अपने जो टॉपिक्स अपन ने पहले पढ़े उनसे रिलेटेड ही टॉपिक्स आते जाएंगे, तो अब आप खुद भी ये केस स्टडीज़ सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो अपन देखते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2 रिपोर्टेड ड्राइवर्स ऑफ एबीसी कंपनी आर लाइबल। अब आपको ही मालूम करना है कि 2 रिपोर्टेड ड्राइवर्स ने क्या काम किया है इस केस स्टडी के अंदर, वो देखना है मुझे, ताकि उसको भी मालूम कर सकें कि वो कौन से एक्ट में आएगा इसके अंदर।
कौन सा ऑफेंसेस किया उसने इसके अंदर, अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कौन से एक्ट में आएगा, कौन से ऑफेंसेस में आता, तो पहले मालूम करना है कि उसने वो क्या काम किया जिससे कि वो लाइबल है इसके अंदर। तो 2 रिपोर्टेड ड्राइवर्स, आपको क्या देखना है इसके अंदर, 2 रिपोर्टेड ड्राइवर्स, आपको केस स्टडी में देखना है कि जो 2 ड्राइवर्स हैं उन 2 ड्राइवर्स ने क्या ऐसा क्राइम किया है जिससे कि वो पनिशेबल है और वो किसके लिए लाइबल है, इनमें से कौन सा ऑफेंसेस किया उसने। तो वो देखें अपन इस केस स्टडी में जाके, आपको क्या देखना है, 2 ड्राइवर्स ने क्या क्राइम किया है, तो वो आप देखो केस स्टडी के अंदर 2 ड्राइवर्स, आपको ड्राइवर्स वाला कंसेप्ट देखना है। इस केस स्टडी में जो ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स ने क्या काम किया है, ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन है इसके अंदर। इन दिस केस रिपोर्टेड वेयर 2 ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी हैड ट्रांसपोर्टेड कैश ऑफ 12 लाख फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, वो भी कैसे, विदाउट एनी बिल और प्रूफ, कि बिना किसी बिल के और बिना किसी प्रूफ के क्या कर दिया इन ड्राइवर्स ने, 12 लाख जो अमाउंट था वो जयपुर से, सॉरी दिल्ली से जयपुर शिफ्ट कर दिया। तो 12 लाख 12 लाख रुपए इन्होंने क्या कर दिया, दिल्ली से जयपुर में शिफ्ट किया है, और लेकिन उसका कोई बिल नहीं था उस अमाउंट का कि 12 लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास, उसका कोई बिल और कोई प्रूफ आपके पास नहीं था। इस तरह का जो क्राइम होता है उसको नाम दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये मनी लॉन्ड्रिंग होता है कि आप अपनी जो मनी थी वो मनी कहीं लेकर जा रहे थे आप, उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के पनिशमेंट में आता है। तो आपने मनी कहीं पे ट्रांसफर कर दी है, तो इन ड्राइवर्स ने क्या कर दिया, 12 लाख रुपए बिना किसी बिल के, बिना किसी प्रूफ के दिल्ली से जयपुर में ट्रांसफर कर दिए, इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं था, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस के अंदर आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंसेस हो गया इसके अंदर, क्योंकि कैश मनी कहीं भी ट्रांसफर करते हो, तो कैश मनी कहीं भी ट्रांसफर करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस में आता है इसके अंदर, ये ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपके पास। तो देखिए आपको केस स्टडी क्या पढ़ना पड़ा, केवल 2 ड्राइवर्स का कंसेप्ट, तो पूरी केस स्टडी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं, इनके कंसेप्ट को पढ़ेंगे मालूम पड़ जाएगा क्या ऑफेंसेस किया इसने। तो आपको इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करने तो इजीली आप सोल्व कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया अबव अकॉर्डिंग टू अबव केस सिनेरियोज, कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी, company wants to use some technologies to be on sustainable position, which technology can help the company to make, देखिए ध्यान रखिएगा, which technology can be help the company to make well informed business decision and source of competitive advantage। क्या देखना है आपको कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकती है, किस में हेल्प कर सकती है, वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस लेने में, और सेकंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में। तो वो टेक्नोलॉजी चैप्टर 2 में दी गई है, और वो टेक्नोलॉजी है बिजनेस इंटेलिजेंस। चैप्टर 2 में एक टॉपिक है ये, बिजनेस इंटेलिजेंस का मीनिंग पढ़ेंगे तो मीनिंग में क्लियर इन्होंने लिखा है इसके अंदर कि बिजनेस इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपकी इंफॉर्मेशंस को एनालाइज करती है और उसको एक्शनेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, उसको एग्जामिन करती है वो, जिससे कि अपन यहाँ पे अपने अच्छे डिसीजन ले सकें। तो बिजनेस इंटेलिजेंस चैप्टर 2 का टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर ये चीज़ मेंशन है आपके पास, जो मैंने हाईलाइट करके सर्किल किए हैं इसके अंदर। ये चैप्टर 2 में मीनिंग में दिया है, बिजनेस इंटेलिजेंस का टॉपिक है अलग से। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू केस सिनेरियो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क। चैप्टर 1 का टॉपिक है ये स्टूडेंट, चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ रिस्क आपके पास है। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क एबीसी कंपनी ट्राइज टू अवॉइड बाय गिविंग हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी। तो ऐसी कौन सी बिजनेस की रिस्क है जिसमें हेल्थ सेफ्टी की फैसिलिटी दे देंगे तो आपकी रिस्क अवॉइड हो जाएगी। और यदि हेल्थ सेफ्टी की फैसिलिटी आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को नहीं दोगे तो वो
उस रिस्क में कवर करेगा। तो ऐसी कौन सी रिस्क आती है इसमें हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी दी जाती है। तो ये आपको दी गई, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क में दिया गया है, और वो आपको रिस्क दी गई है रेगुलेटरी रिस्क। तो रेगुलेटरी रिस्क चैप्टर 1 में दिया गया है, टाइप्स ऑफ रिस्क में दिया गया है, और इसमें ये वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटीज आप अपने एम्प्लॉयज को देंगे। यदि आप अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी देंगे, यदि वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी प्रॉपर सेफ्टी दी गई है, उनको इंश्योरेंस किया गया उनका, और कोई भी क्लेम आता है तो कंपनी पास करेगी। तो इस तरह की हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी आप देते हो तो जो रेगुलेटरी रिस्क होगी वो क्या हो जाएगी, आपके लिए अवॉइड हो जाएगी इसके अंदर। तो चैप्टर 1 में टाइप्स ऑफ रिस्क आपको दी गई है, उसमें रेगुलेटरी रिस्क पड़ेगी। तो क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी आप अपने एम्प्लॉय को देते हो तो ये रिस्क क्या होगी, अपने आप ही अवॉइड हो जाएगी इसके अंदर। और लेकिन यदि हेल्थ सेफ्टी फैसिलिटी नहीं देते हो, आपने फैक्ट्री में सही प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं लगा रखे हैं, अपने मेडिकल का प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, मेडिक्लेम आप नहीं देते हो अपने एम्प्लॉयज को, तो किस में रिस्क में आ जाएगा, रेगुलेटरी रिस्क के अंदर आ जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये पहले भी आया है सेम क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मार्केट मॉडल इज बीइंग फॉलोड बाय एबीसी कंपनी। तो ये वही ऑनलाइन बिजनेस का कंसेप्ट है, सेम अभी भी आया था ये सेम क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस मार्केट मॉडल फॉलोड बाय एबीसी कंपनी। तो ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, तो ऑनलाइन बिजनेस में कौन से मॉडल को ये फॉलो कर रहा है, तो एग्रीगेटर को शेयर कर रहे हैं। अपन पढ़ लेते हैं, देखिए केस स्टडी के अंदर एबीसी कंपनी कौन से मॉडल को फॉलो कर रही है। ये देखिए, एक कार रेंटल कंपनी है ये, जिसने एम कॉमर्स के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट किया है इसके अंदर, और ये क्या कर रही है इसके अंदर, ऑनलाइन सिस्टम यूज़ किया इन्होंने प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो देखिए क्या कर रहा है वो पढ़िए मेन, it collects information of large number of taxi providers, make them it partner and sells rental services large number of buyers under its name। तो एबीसी कंपनी ने क्या किया, अपना एक लार्ज ऑनलाइन सिस्टम बना दिया इसके अंदर, और उसमें क्या कर रहा है वो, लार्ज नंबर ऑफ टैक्सी प्रोवाइडर्स हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रही है वो, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उनकी सर्विसेज को रेंट पे दे रही है अपने कस्टमर्स को, ताकि क्या होगा, सारे टैक्सी प्रोवाइडर्स एक जगह मिल जाएंगे। जैसे ओला उबर क्या है, टैक्सी प्रोवाइडर से तो ये आपको कैब प्रोवाइड कराते हैं, बाइक कैब ऑटो प्रोवाइड कराते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया, सबको एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, एक जगह लेकर आ गए। अब किसी भी पर्सन को कार बुक करनी है, कैब बुक करनी है, तो ओला उबर से बुक कर सकते हो, किसी इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो कार प्रोवाइडर्स हैं उनको कस्टमर सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कस्टमर भी मिलेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये प्रोवाइडर भी मिल जाएंगे इसके अंदर। तो क्या कर दिया, सबको एग्रीगेट कर दिया गया। तो क्या कहलाया, बायर एग्रीगेटर का बिजनेस मॉडल इन्होंने यूज किया है, चैप्टर 4 में दिया, सेम टॉपिक पहले भी आया था भी है, तो वही कंसेप्ट आपको यहां भी दिया गया इसके अंदर। तो ये क्या है, बायर एग्रीगेटर के कंसेप्ट को यूज कर रहा है, सबको एक जगह लेकर आ रहा है। टैक्सी जो चलाते हैं उनको भी लेकर आ गए, और जो कस्टमर्स उनको भी लेकर आ गए, एक जगह लेकर आ गए, ताकि आपको एक जगह पे टैक्सी मिल जाएंगी और टैक्सी वालों को एक जगह कस्टमर्स मिल जाएंगे इसके अंदर। फिर इसका लास्ट 7th नंबर के स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, और आपको ये फाइंड आउट करना है, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल आर बीइंग यूज्ड बाय एबीसी टू एंश्योर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो अब आपको ये देखना है कि नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किस कंट्रोल को यूज कर रहा है। तो पहले अपन देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे कर रहा है। तो केस स्टडी में देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सेस कंट्रोल कैसे यूज कर रहा है, वो अपन देखते हैं पहले इसके अंदर। ये देखिए, इसमें दिया इन्होंने, यूजेस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन इट्स प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। तो एक इन्होंने कंट्रोल सिस्टम यूज कर रखा है जो क्या करता है, आपके प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर करता है। किससे सिक्योर करता है, पब्लिक नेटवर्क से, कि पब्लिक नेटवर्क में आउटसाइड नेटवर्क से कोई भी डेटा आपके नेटवर्क में आएगा, जैसे एक बाहर की कंपनी का या मार्केट का कोई नेटवर्क बना हुआ है, एक आपकी कंपनी का पर्सनल नेटवर्क बना हुआ है, तो पब्लिक नेटवर्क से, आउटसाइड नेटवर्क से आपके प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी डेटा आता है, तो ऐसा कौन सा कंट्रोल है
ऐसा कौन सा सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपके बाहर के डेटा को पहले चेक करेगा, यदि वो वैलिड है तब तो आपके नेटवर्क में आने की परमिशन मिल जाएगी, और वो डेटा वैलिड नहीं है, एंटीवायरस कोई वायरस है तो उसको बाहर ही रोक दिया जाएगा। तो उसके लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करेगा, और फिल्टर करने के बाद यदि ऑथोराइज है, यदि ऑथोराइज है तो ये अलाउ होगा, ऑथोराइज नहीं है तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस सिस्टम के लिए जो कंट्रोल यूज़ किया जाता है वो कहलाता है फायरवॉल। ये चैप्टर 3 में है। चैप्टर 3 में फायरवॉल कंट्रोल सिस्टम आपको दिया गया है। उस कंट्रोल सिस्टम में आपको फायरवॉल का यूज़ बताया गया, और उसमें सिंपल लाइन लिखी हुई है कि जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है उस प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से यदि आपको सिक्योर करना है, तो प्राइवेट नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क से यदि आपको सिक्योर करना है तो केवल ओनली वैलिड डेटा आपके नेटवर्क में आ पाए, तब उस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है फायरवॉल सिस्टम को। तो इसमें फायरवॉल सिस्टम को यूज़ किया जाता है जिससे कि पब्लिक नेटवर्क जो है, आउटसाइड नेटवर्क, उससे आपके प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी अनऑथराइज्ड डेटा, वायरसेस नहीं आ पाएंगे इसके अंदर। तो फायरवॉल यूज़ किया जाता है इसमें। तो ये था आपका स्टूडेंट 7th नंबर केस स्टडी का कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, अब रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ हैं वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे आपको। वैसे बेसिक कंसेप्ट आपके सारे मैंने सॉल्व करा दिए हैं आपको, कैसे स्टडी सॉल्व करनी है, कैसे केस स्टडीज़ को पढ़ना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, वो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बना दिए हैं। 7 केस स्टडीज़ मैंने आपको सॉल्व कराई हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे रिमेनिंग आप सॉल्व करेंगे। और बार बार वो ये चीज़ बोलूँगा मैं आपको कि टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो विदाउट केस स्टडी भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट भी। तो अब आपको रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ है वो आपको सॉल्व करनी है, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब रिमेनिंग जो केस स्टडीज़ है वो भी आपको एक बार सॉल्व करा देंगे, और भी उनका भी दे देंगे। लेकिन बेस मैंने आपको पूरा समझा दिया है, बेसिक पूरा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया है। अब आप खुद भी ये सारी केस स्टडीज़ अपने सेल्फ बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी एक बार जो बेसिक जो हैं अदर केस स्टडीज़ के उनके एक बार आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप अदर भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। तो स्टूडेंट अब मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जैसा कि सर ने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया है कि जो भी आपके ये वीडियोज़ हैं हमारे, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और प्लस हम जो ये PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। तो उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी नोट्स अब मैं ये दे रहा हूँ आपको हाईलाइट करके, ये सभी नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहाँ से वो नोट्स आप ले सकते हैं, और इनके जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सभी नोटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे आएंगे। तो इंस्टाग्राम के हमारे VSI चैनल को फॉलो करें आप लोग, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जिससे जो भी नोट्स डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मिलते रहें। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन रिमेनिंग केस स्टडीज़ को सॉल्व करेंगे, बट बेसिक मैंने क्लियर करा दिया है आपको। और अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पैटर्न के, इसी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप खुद भी